ठीक है। तो भैया इतिहास की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मुगल साम्राज्य को। मुगल साम्राज्य में पहले मैंने बाबर का आना बताया, उसके बाद हुमायूं की स्थिति मैंने आपको बताई, और मैंने बताया हुमायूं के जो बीच के वर्ष हैं 15 वर्ष जिनमें सूर साम्राज्य रहा, तो सूर साम्राज्य को भी हम पढ़ चुके। कैसे सूर साम्राज्य था, शेरशाह सूरी ने किस तरह उसको स्थापित किया, शेरशाह सूरी के क्या अभियान थे, उसके बाद के शासकों की स्थिति क्या थी। ठीक है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी मुगल वंश की तीसरी क्लास, यानी बाबर पढ़ चुके, हुमायूं पढ़ चुके, और उसके बाद में आज की क्लास में हम आपका पढ़ रहे होंगे किसको भैया जी, आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्त अकबर को। ठीक है, जिसको अकबर महान की संज्ञा दी जाती है, और क्लास के बाद में आप लोग ये समझ पाएंगे कि अकबर को महान क्यों कहा गया है। अशोक के बारे में मैंने आपको बताया था अशोक को महान क्यों कहा गया। ठीक है, अशोक की महानता के कारण थे। इसी तरह अकबर के बारे में भी आप लोग डिसाइड करेंगे कि उसको महान कहा जाए या ना कहा जाए। ठीक है, ठीक है बच्चे, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का, बहुत बहुत स्वागत है। चलो भाई शुरू करो। जनरल फैक्ट की बात कर लेते हैं पहले तो अकबर। ठीक है, जन्म कब हुआ अकबर का, कहाँ जन्म हुआ था ये मैंने आपको बता दिया। अकबर के जन्म की बात मैं करता हूं तो कब हुआ, 15 अक्टूबर को हुआ। कब हुआ, 15 अक्टूबर 1542। कहाँ हुआ था, राणा वीर साल के यहाँ हुआ था। ये बात तो मैं बता चुका हूं आपको, राणा वीर साल के यहाँ। एक बात को दो बार मत लिखा करो वैसे, राणा वीर साल के यहाँ पर हुआ था। कब, जब हुमायूं आपका भाग रहा था। 1541 में उसने शादी की थी ना हुमायूं उससे, हमीदा बानो से, और वहीं किसका फिर जन्म हो जाता है, एक वर्ष बाद ही जन्म हो जाता है आपका अकबर का। ठीक है, बचपन का नाम क्या है, बचपन का नाम जो इसका असली नाम है वो नाम था इसका जलालुद्दीन। जलालुद्दीन, इसीलिए इसको जलाल कहा गया है। क्या कहा गया है इसको, जलाल, इसीलिए इसको कहा गया है। जलाल नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है, तो अकबर है। जलाल बोलते थे सब लोग इसको प्यार से, लेकिन इसकी एक उपाधि आप लोगों को याद रखनी है, अर्स आसियानी। अर्स आसियानी किसको कहा गया है, अर्स आसियानी किसको कहा गया है, तो ये भी किसको कहा गया है, अकबर को कहा गया है। किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा इसको कहा गया है। ठीक है भैया, ये हो गए इसके बचपन के नाम। शासनकाल इसका मैंने आपको बता ही दिया है, गद्दी पर बैठेगा 5 नवंबर 1556 को जब जीत लेगा पानीपत का दूसरा युद्ध। कोई दिक्कत भी है इतनी बात में, बड़ी छोटी सी और बेसिक सी बात है कि जलाल नाम से किसको जाना जाता था, वो जाना जाता था आपका अकबर को। ठीक है, पालन पोषण की बात कर लेते हैं। जब अकबर छोटा था ना तो इसकी माता इसके पास थी ना इसके पिता इसके पास थे, क्योंकि भैया आपका हुमायूं तो बिजी था अभियानों में। हुमायूं तो अपनी सेना को इकट्ठी कर रहा था कि मुझे वापस दिल्ली जीतनी है, और माँ थी इसकी हमीदा बानो बेगम, माँ भी चली गई। तो ठीक है, तो इसकी परवरिश के लिए, इसकी परवरिश के लिए कुछ लोग थे। तो परवरिश में कौन लोग हैं जो पालन पोषण इसका किया है, तो याद रख लेना। एक तो इसका जो चाचा था ना अस्करी, याद है हुमायूं के एक बेटे का नाम अस्करी था, तो वो इसका चाचा है अस्करी। अस्करी की पत्नी, अस्करी की पत्नी सुल्तान बेगम ने, सुल्तान बेगम, और एक इसकी दादी बुआ थी। दादी बुआ यानी कि इसका दादा कौन है, बाबर। ठीक है, बाबर की बहन है, बाबर की बहन, जो बाबर की सिस्टर है उसको बोलते खानजादा बेगम, खानजादा बेगम, खानजादा बेगम। चाचा अस्करी को क्रेडिट जाता है क्योंकि इसका पालन पोषण किसने किया, पालन पोषण किसने किया भैया, ये किया अस्करी की पत्नी सुल्तान बेगम ने। अस्करी की पत्नी किसने, सुल्तान बेगम ने किया। और बाबर की जो बहन है खानजादा बेगम, इसने अकबर का पालन पोषण किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अकबर एक ऐसा शासक है, बच्चे समझते चलना धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। अकबर एक ऐसा शासक है जो सुनेगा सबकी, करेगा अपने मन की। सबकी सुनेगा लेकिन करेगा क्या, अपने मन की करेगा। इसलिए बहुत सारे इतिहासकारों ने अकबर को कहा है वह स्वयं ही उस समय के मुगल साम्राज्य का पुत्र और पिता था। पुत्र समझते हो, जो सुनता है, और पिता कौन है, जो करता है। तो उसको स्वयं को ही उस समय का क्या कहा गया है, मुगल साम्राज्य का पिता एवं पुत्र कहा गया। वो सुनता सबकी था लेकिन करता सबके अपने मन की था। देखोगे अकबर की बहुत जबरदस्त नीतियां हैं, और इतनी तकड़ी पॉलिसीज किसी की नहीं रही। भारत में किसी शासक की इतनी तगड़ी पॉलिसी नहीं रही। ये राजपूतों को आपस में लड़ा देगा, आपस में लड़ा देगा, है ना, क्योंकि ये जानता है कि राजपूतों को कैसे हराया जाएगा, उनको आपस में लड़ा करके। आपस में किस तरह फाइट करवाएगा, बड़ा ही मतलब
चालाक शासक आप अकबर को कह सकते हैं, बहुत जबरदस्त, सैन्य क्षमता में बहुत जबरदस्त। देखना क्या क्या बदलाव करेगा। पालन पोषण की बात हो गई इसके की, ठीक है भैया। 1542 में जन्म हुआ, आ जाता है वर्ष 1551। क्या आया? वर्ष 1551 आया। वर्ष 1551 में क्या हुआ? कितने वर्ष का हो गया अकबर बोलो? 1551 में 9 वर्ष का। 9 वर्ष का जब ये हुआ तो इसको गजनी का सूबेदार बनाया गया। गजनी का सूबेदार बनाया गया। तो गजनी की सूबेदारी कितने वर्षों में मिली इसको? जब ये 9 वर्ष का था। गजनी का सूबेदार इसको भैया बनाया गया। सूबा होते थे भैया छोटे छोटे, जैसे जनपद होते हैं ना, आज डिस्ट्रिक्ट होता है, तो ऐसे जिम्मेदारी दी जाती थी कि भाई धीरे धीरे ये इसको आगे गद्दी पर बैठना है, तो ये आगे इसकी सैनिक क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी, मिलिट्री एक्सपर्ट ये हो जाएगा। तो गजनी का सूबेदार बनाया और 9 वर्ष का था, और संरक्षक जो इसका प्रोटेक्टर था, जो इसके साथ रहता था कि भाई छोटा बच्चा है, युवराज है, कोई इसको मार ना दे, और संरक्षक मुनीम खां को बनाया गया। तो अकबर का जो पहला संरक्षक है वो मुनीम खां है। मुनीम खां बना, कोई दिक्कत? तो क्या बोलेंगे? अकबर का संरक्षक बनाया गया मुनीम खां को, और इसका सूबेदार बनाया गया, कहां का? इसको गजनी का सूबेदार बनाया गया, वही गजनी जो कहां पड़ता था? अफगानिस्तान में। 1551 में ही इसकी शादी, जब ये 9 वर्ष का था, रुकैया बेगम से कर दी गई। रुकैया बेगम किसकी पत्नी थी? पहली पत्नी है अकबर की, रुकैया बेगम से शादी हुई। तो कोई पूछे अकबर की पहली पत्नी का नाम क्या है? ये है रुकैया बेगम। हु इज रुकैया बेगम? जो अकबर का भैया ना हिंदाल है, तो ऐसा समझो अपनी क्या चचेरी बहन है इसकी, हिंदाल की बेटी है। हिंदाल जिसने स्वयं को दिल्ली की गद्दी पर सम्राट घोषित कर दिया था, हिंदाल की पुत्री थी। तो हिंदाल की बेटी से शादी किसकी हुई? अपनी चचेरी बहन से शादी की किसने? रुकैया बेगम। रुकैया बेगम से शादी कर ली अकबर की। छोटा सा था अकबर ने, क्या इसकी तो करवाई गई होगी बेचारे की, यहां तक की कोई दिक्कत में। चलो भाई आगे चढ़ रहे हैं। अकबर जो है, अकबर है अनपढ़। अकबर है क्या? अकबर बराबर अनपढ़। लेकिन अकबर एक अकेला शासक इतिहास का हुआ जिसने लोगों की यह भूल खत्म कर दी कि ज्ञान सिर्फ और सिर्फ किताब पढ़कर प्राप्त किया जा सकता है। तो खुद पढ़ना जरूरी नहीं है, खुद पढ़ना जरूरी नहीं है। अकबर को मतलब लाख पढ़ाने की कोशिश की गई, और अकबर का जो टीचर था, कहते उस समय का सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति था अब्दुल लतीफ, एक ईरान का था, सबसे विद्वान इसको माना गया उस समय। अब्दुल लतीफ जो एक ईरानी विद्वान था। कौन है ये? एक ईरानी विद्वान था। इसको अकबर को पढ़ाने के लिए रखा गया, ठीक है। लेकिन ये भी अकबर को नहीं पढ़ा पाया। बहुत सारे टीचर अकबर के बदले, अकबर नहीं पढ़ पाया। लेकिन अकबर जैसे जैसे बड़ा हुआ, कहते हैं कि अकबर के दरबार में इसका टीचर याद रख लेना, अब्दुल लतीफ, और इसका जो सेकंड टीचर है जो इसको पूरी जिंदगी पढ़ाएगा, वो है सिराजी। और इसके लिए तो सिराजी के लिए तो अकबर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं अपनी गर्दन कटा सकता हूं, मैं दिल्ली की गद्दी किसी और को सौंप सकता हूं, लेकिन मैं सिराजी को किसी को नहीं सौंप सकता। तो ये सिराजी से मतलब ऐसा क्यों बोला अकबर? ऐसे किसी आदमी के लिए दिल्ली की गद्दी छोड़ने को क्यों उसने ऐसा वक्तव्य दे दिया था? इसलिए क्योंकि अकबर ने अपनी पूरी जिंदगी में 24,000 किताबों का अध्ययन किया है। 24,000, हाँ 24,000। तो कहते अकबर स्वयं तो पढ़ना जानता नहीं था, लेकिन उसके पास विद्वान लोग बैठ करके उसको किताबों का सार समझाते थे। तो ऐसे 24,000 पुस्तकों का अध्ययन खुद वो अकबर ने किया, उसको लोगों ने पढ़ के सुनाई। उन लोगों को पढ़ाने वालों में जो प्रमुख था वो था सिराजी, कि अकबर को कौन सी बातें कूटनीतिक की और कौन सी ज्ञान की बातें अकबर को डिलीवर करनी है, ये काम कराता था सिराजी। समझ रहे हो? बहुत जबरदस्त है। सीधी सी बात है, जिस आदमी ने 24,000 किताबों का ज्ञान जिसके पास पहुंचा हो, उसकी बुद्धि तो विकसित हुई ही होगी। आगे देखोगे भैया। तो अकबर एक अनपढ़ था, लेकिन क्या हो गया? खुद नहीं पढ़ा है, लेकिन क्या है? ज्ञानी बहुत है। इस बात को याद रख लेना, ठीक है। चलो भाई, 1555 में हुआ था सरहिंद का युद्ध, जिसके द्वारा हुमायूं ने वापस दिल्ली की गद्दी को हथिया लिया था। यह बात मैंने आपको बता दी थी। सरहिंद के युद्ध के बाद
अकबर को युवराज घोषित किया गया था? अकबर को युवराज घोषित किया था किसने? सीधी सी बात है, हुमायूं जीता था तो हुमायूं ने अपने पुत्र को क्या कर दिया? युवराज घोषित किया गया था, युवराज घोषित कर दिया। यह कब हुआ था? 1555 में। 1556 में, याद करो मैंने बताया था इसको लाहौर का, उस समय के कहा? पंजाब का। लाहौर जो ये पंजाब वाला क्षेत्र है, सारा एक क्षेत्र था पहले, पाकिस्तान वाला लाहौर, भारत वाला लाहौर, ये सब पंजाब वाला क्षेत्र पड़ता था। तो मैंने आपको बताया पंजाब में इसको पोस्टिंग दी थी उसने, किसने? अकबर को। तो अकबर कहाँ है? पंजाब में। और इसी समय पंजाब में एक छोटा सा विद्रोह हो रहा था जिसको दबाने के लिए अकबर गया हुआ था 1556 में। याद है ना, मैंने बोला जब हुमायूं की मौत हुई उस समय अकबर कहां था? कलानौर पंजाब में था। हुमायूं की मौत हो गई, हुमायूं की मौत को एक किसकी तरह? एक राज की तरह, एक रहस्य की तरह रखा गया। और उसकी जगह कमेंट सेक्शन में बताओ सारे बच्चे, उसका वो हमशक्ल कौन था जिसको 17 दिन तक गद्दी पर बिठाए रखा था? बैरम खान ने। तो 1556 में, याद रख लेना, कलानौर पंजाब में, कलानौर कहां पड़ता है? पंजाब में। ईंटों के सिंहासन पर, वहां कोई सिंहासन तो था नहीं, अब बैरम खां गया था इसके पास, तो बैरम खां ने बोला था कि भाई अब ईंटों पर ही बैठ जाओ, और इनको खबर दी गई। जब मैंने बोला इनकी मिलिट्री एक्सपर्टीज बढ़ाई गई कि आपको इस तरह से युद्ध करना होगा, समझाया उसने, ट्रेनिंग दी बैरम खां ने। 1556 में कलानौर पंजाब में ईंटों पर राज्य सिंहासन, राज्याभिषेक बोल दो, ईंटों पर राज्याभिषेक हुआ। वहीं ईंटें रखी थी, उन्हीं पर बैठा करके उसको राज तिलक कर दिया गया। और ये करवाने वाला आदमी कौन था? ये था अब्दुल कासिम। बैरम खां भी वहीं था, लेकिन जिसने ये विधि पूरी की उस व्यक्ति का नाम है अब्दुल कासिम। लिख लेना, अब्दुल कासिम ने यह विधि पूरी की। अब्दुल कासिम ने यह विधि पूरी की। अब्दुल कासिम ने यह विधि पूरी की। कोई दिक्कत इतनी बात में? चलो बहुत बढ़िया। मुल्ला बेकसी एकदम ठीक आंसर है, बहुत शानदार। इसका मतलब बहुत अच्छे से पढ़ते हैं सभी बच्चे, ऐसे बहुत पॉइंट मतलब अच्छे से याद करना, हर चीज को कंठस्थ करना आप लोगों को। तो कब हुआ इसका? 1555 में सरहिंद जीता तो युवराज घोषित हुआ गया। उसके बाद में वहां विद्रोह हुआ। आपका विद्रोह कहां हुआ था भैया? क्या बोलोगे? विद्रोह कहां हुआ था आपका? तो विद्रोह हुआ था आपका कलानौर पंजाब में। और उस कलानौर पंजाब के विद्रोह को दबाने के लिए, कलानौर पंजाब में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए कौन गया था? आपका अकबर गया हुआ था। ठीक है, अकबर गया हुआ था। तो उसी विद्रोह को वहीं पर उसके पिता की खबर दी बैरम खान ने, और उसका राज्याभिषेक कहां करा दिया? वो 1556 के कलानौर पंजाब में ये करवा दिया गया। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलो भाई, इसी समय याद है एक हेमू नाम के व्यक्ति को मैंने बताया था, जो सूरवंश का 7वां शासक था, आदिल शाह सूरी उसका सेनापति हुआ करता था हेमू। उसको पता चली ये खबर कि हुमायूं मर चुका है और उसने खुद को दिल्ली का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। यस और नो, कल की क्लास में बताया। हेमू हेमू अंतिम हिंदू सम्राट जो मैंने आपको बताया दिल्ली की गद्दी पर, वो खुद को दिल्ली की गद्दी पर सम्राट घोषित कर देता है। तो अब अकबर को अगर दिल्ली वापस पहुंचना है तो किससे टकराना होगा? हेमू को पराजित करना होगा, और इस हेमू को ही पराजित किया था अकबर ने। देखेंगे ध्यान से। 1556 में अगर बात करते हैं, 5 नवंबर 1556, 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। कौन सा हुआ भैया? पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। ओके, पानीपत के दूसरे युद्ध में कौन कौन है? एक तरफ तो अकबर हो गया, अकबर को आप जान ही चुके हैं, अब थोड़ा सा ज्यादा जान जाओगे। हेमू को मैं कल बता चुका हूं, हेमू कौन है? ठीक है, हेमू पूरा नाम क्या था हेमू का? हेमराज, हेमचंद्र विक्रमादित्य जिसको हम बोलते हैं, 14वां विक्रमादित्य। अकबर वर्सेस हेमू। अकबर बहुत मजबूत नहीं है इस समय, अकबर को लड़ना भी नहीं आता ठीक से। हेमू एक जबरदस्त, कहते हैं कि हेमू ने अपने, इसको क्रेडिट दिया जाता है कि जब ये सूरवंश में सेनापति के रूप में उभर रहा था तो 22 लड़ाइयां इसने सूरवंश की तरफ से लड़ी थी, और उन 22 की 22 लड़ाइयों में ये सफल था।
तो भैया सैनिक क्षमता तो किसकी ज्यादा है, सैन्य क्षमता भी है ना मजबूत है। एक्सपीरियंस किसका ज्यादा है, हेमू का ज्यादा है। 22 लड़ाइयां जीत चुका था, अंतिम हिंदू सम्राट है। कौन है, अंतिम हिंदू सम्राट है, 22 लड़ाइयां जीती थी, अंतिम हिंदू सम्राट। लेकिन हुआ क्या, देखो कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो गलतफहमी की वजह से जीत लिए जाते हैं, और पानीपत का दूसरा युद्ध ये गलतफहमी की वजह से जीता गया है। ये एक ऐसी गलतफहमी हुई जिसकी वजह से आज आपको मुगल वंश का इतिहास पढ़ना पड़ रहा है ना। नहीं तो आप मान के चलिए कि सूर्यवंश का इतिहास आज किताबों में दर्ज होता। तो वो गलतफहमी क्या कहते हैं, गलतफहमी से बहुत चीजें बिगड़ जाती हैं। ऐसी हिंदुस्तान का इतिहास बदल गया एक गलतफहमी से। तो ये हेमू जब अपने हाथी पर चल रहा था तो इसको एक तीर लग गया, नाजुक सा तीर लगा। तो सेना में क्या लगा कि हेमू मारा गया, एक गलतफहमी फैली। और जिस युद्ध को हेमू जीत रहा था, ऐसा ही पानीपत के तीसरे युद्ध में होगा, है ना। सदाशिव राव जैसे जब अपने हाथी से उतर करके चले जाएंगे तो उसके बाद ऐसा लगेगा कि अब तो हम युद्ध हार गए। तो हेमू को एक तीर लग गया, उस तीर की वजह से क्या हुआ, तीर की वजह से ऐसा माहौल बन गया कि भाई हेमू मारा गया। और जो युद्ध को अकबर बिल्कुल हारता, उस युद्ध को अकबर जीत गया। तो विजय किसकी हुई थी, पानीपत के दूसरे युद्ध में विजय हुई थी अकबर की। ठीक है, यह बात याद रखनी है। और अगली बात है इसका लिखना, इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी, किसने इस युद्ध के बारे में बताया था, जिसने लिखा इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी कौन है। युद्धों के प्रत्यक्षदर्शी बहुत पूछे जाते हैं भैया। जिसने अपनी आंखों से इस पूरे युद्ध को देखा था, इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी कौन है। तो मतलब जिसने पूरा युद्ध देखा हो उसको बोलते हैं हम आरिफ कंधारी। क्या नाम है, आरिफ कंधारी। जिन बच्चों ने इतिहास अगर गौर से पढ़ा होगा वो बच्चे जानते होंगे कि ऐसे ही पानीपत के तीसरे युद्ध में नाम आता है विष्णु भट्ट का। विष्णु भट्ट का नाम आता है, और विष्णु भट्ट को दिया जाता है क्रेडिट किस चीज का, कि वो पानीपत के तीसरे युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी है। कौन है, सॉरी विष्णु भट्ट नाम मैंने गलत लिया, उसका नाम है काशीराज पंडित। विष्णु भट्ट नहीं, सॉरी, काशीराज पंडित को पानीपत के तीसरे युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी कहा गया है, जिसने पानीपत 1761 के तीसरे युद्ध को देखा था। तो कौन प्रत्यक्षदर्शी है, आंखों के एकदम सामने से जिसने देखा वो व्यक्ति है आरिफ कंधारी। कौन है, आरिफ कंधारी है। तो ये बात याद रखेंगे। तो अकबर विजयी हो जाता है और अकबर गद्दी पर आ जाता है, इस बात में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात याद रख लेना, अकबर का जो संरक्षक है, अकबर का संरक्षक 1556 में बैरम खां बन गया था। जब बैरम खां इसके पास गया था ना कि हुमायूं की मौत हो गई है, तो 1551 में तो मुनीम खां था, 9 साल का था जब ये। लेकिन जैसे ही अकबर आपका 14 वर्ष का हुआ तो उसका संरक्षक कौन बन गया था, अकबर का संरक्षक 1556 में बैरम खां बन गया था। ठीक है, बैरम खां एक सिया मुसलमान है और अकबर एक सुन्नी मुसलमान है। अकबर कौन है, एक सुन्नी मुसलमान है। बड़े पते की बात है, ये ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, इसका कारण होगा। ठीक है, देखो समझो। तो ये जो सिया मुसलमान है और ये सुन्नी मुसलमान है, अकबर के समय पर 2 पक्ष हैं। एक तो बैरम खां हो गया पावर में, क्योंकि ये कौन है, प्रोटेक्टर है, क्यूरेटर है किसका, अकबर का। शासन कौन देख रहा है, मुख्य रूप से कौन देख रहा है, आपका बैरम खां देख रहा है। और अकबर जो गद्दी पर आया है, भाई 1556 में अकबर की कोई उम्र हुई है, अकबर गद्दी पर 13 वर्ष, कल भी बताया मैंने आपको, 13 वर्ष 4 महीने की उम्र में बैठा, कोई बच्चा ही है बिल्कुल की उम्र में। ठीक है, शासन देख रहा था बैरम खां। तो ताकत सीधी सी बात है बैरम खां के पास होगी, लेकिन कुछ लोगों को यह बात हजम नहीं होगी, और वो कुछ लोग किसके खिलाफ हो जाएंगे, बैरम खां के हो जाएंगे। बैरम खां के खिलाफ अकबर के कान भरेंगे कि ये जो बैरम खां है, ये बैरम खां दरअसल में अकबर के खिलाफ है, अकबर को बताएंगे लोग। और वास्तव में कहीं ना कहीं ऐसा था भी। ये जो बैरम खां है, ये बैरम खां सोच रहा था, हुमायूं का एक भाई था कामरान, याद है, कामरान, अस्करी, हिंदाल, हुमायूं। तो बैरम खां का जो एक, बैरम खां क्या सोच रहा है कि जो एक कामरान है,
कामरान, और कामरान का जो पुत्र है अब्दुल माली, इसका बेटा है, कामरान का पुत्र है अब्दुल माली। अब्दुल माली, अब्दुल माली को चाहता है, अब्दुल माली को गद्दी पर बिठाना चाहता था। कब? शुरुआत से नहीं, शुरुआत में तो अकबर के पक्ष में था, लेकिन जब उसने देखा कि एक और गैंग ऐसा है जो अकबर को मेरे खिलाफ भड़का रहा है, तो उसको लगा कि भैया तेरा एंड कभी भी हो सकता है। तो तब उसने सोचा कि क्यों ना कामरान के पुत्र अब्दुल माली को गद्दी पर बिठाया जाए। कामरान देखो हुमायूं के खिलाफ था हमेशा, ऐसे ही कामरान का बेटा अब्दुल माली भी हमेशा आपका इसके अकबर के खिलाफ था। तो ये स्थिति कब बनी, वो कब चाहता था? शुरुआत में तो आप कहेंगे जी ये तो संरक्षक था, तेरा सा गर्दन काट देता ना अकबर की। नहीं, शुरू में नहीं चाहता था, लेकिन कुछ एक गैंग, वो गैंग कौन है? तो देखो ध्यान से, बैरम खां को धाय मां अनगा के कहने पर, धाय मां अनगा के कहने पर धाय मां अनगा के कहने पर मक्का भेज दिया गया, भेज दिया। कहां भेज दिया गया इसको? मक्का भेज दिया गया। ठीक है, धायमा ने ऐसा क्यों किया? हु इज धायमा? धायमा का नाम कौन है? अनगा। तो ये धायमा का अर्थ क्या होता है? देखो, पहले क्या था, जब अकबर छोटा था तो अकबर को क्या बोलते हैं कि दूध पिलाया था। धायमा का अर्थ होता है, पहले जब राजकुमार होता था ना छोटा बच्चा, तो उसको दूध पिलाते थे बहुत सारी माओं का। देखते थे कि ये विदुषी महिला है, ज्ञानी महिला है, इसका दूध बच्चे को पिलाया जाएगा तो दूध के गुण आते हैं। छोटा बच्चा 6 महीने तक जो दूध पीता है उसके गुण बिल्कुल आते हैं। तो देखा गया कि ये वीर महिलाएं थी, तो ऐसे ही अफगान जाति से संबंध रखती थी आपकी धायमा अनगा। उनका भैया ये धायमा है, दूध पिया था अकबर ने इनका। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? तो अकबर इनका सम्मान करता था बहुत। तो ये धायमा, इस धायमा का बेटा था अधम खां। वो चाहती थी अधम खां प्रशासन में आगे बढ़े, लेकिन बैरम खां नहीं चाहता था। तो इन्होंने बैरम खां पर आरोप लगाया कि ये जो बैरम खां है ये शिया मुसलमानों को भर्ती कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ सुन्नी मुसलमानों को ये इग्नोर करता है। तो शिया था, इसलिए इस पर शिया पक्ष के आरोप लगे, और भैया अकबर ने किसकी बात में आकर के धायमा अनगा के कहने पर इसको मक्का भेज दिया। क्या बोल दिया इसको? मक्का भेज दिया। अब याद रख लेना, ये धायमा कौन है? अनगा है। ऐसे ही अकबर का एक धाय पिता भी कहलाता है, जब इनके इसको पालन पोषण करने में इसका भी योगदान था, जैसे अस्करी की मां है। तो धाय पिता कौन है? वो है अतका खां। अकबर का धाय पिता कौन है? अतका खां। ठीक है, इस बात को याद रख लेना। और अतका खां की जो वाइफ है, अतका खां की जो वाइफ है, जो इसकी पत्नी है, उसी का नाम है आपका जीजी अनगा। एक जीजी अनगा भी है। और जीजी अनगा का जो बेटा है, ठीक है, जीजी अनगा का जो बेटा है उसी का नाम है क्या? जो इसका बेटा है अजीज कोका, मिर्जा अजीज कोका जिसको बोलते हैं हम, अजीज कोका। और अजीज कोका को ही कहा गया खान ए आजम। अकबर ने किसको खान ए आजम कहा था? अकबर ने किसको खान ए आजम कहा था? तो याद कर लेना, नोट को बना के लिखना, अकबर ने कहा था। तो अजीज कोका को ही बोलते हैं हम अकबर का दूध मुहा भाई। दूध मुहा मतलब दोनों ने एक ही मां का दूध पिया, नहीं पिया? दूध मुहा भाई। अकबर का दूध मुहा भाई कौन है? कौन है? मिर्जा अजीज कोका। मिर्जा अजीज कोका। तो क्योंकि एक ही मां का दूध इन्होंने पिया। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये कौन है? धायमा अनगा थी। और अनगा का असली नाम क्या था? महामना अनगा। महामना अनगा, लिख लेना ये बात को। ठीक है, तो अनगा के कहने की वजह से अकबर ने किसको भेज दिया? बैरम खां को दूर कर दिया साम्राज्य से। तो इसको कुछ शर्तें दी अकबर ने। बोला
अच्छा, आपके पास 3 शर्तें हैं। 3 शर्त कौन कौन सी है, बोलना मेरे साथ एक बार। 3 शर्तें, या तो आप कल्पी के सूबेदार बन जाओ, कल्पी के, यूपी में कल्पी के सूबेदार बन जाओ, या फिर आप सिर्फ सलाहकार रह सकते हैं, आपकी कोई भागीदारी नहीं होगी। नंबर 3, आप मक्का चले जाओ। कल्पी के सूबेदार बन जाओ, सलाहकार बन जाओ, या फिर मक्का चले जाओ। 3 शर्तें आपके पास। मैं आपका सम्मान करता हूं, आप मेरे संरक्षक रहे हैं, 3 में से एक शर्त आपको माननी होगी। उसने बोला कि यार देखो, सूबेदार बनूंगा तो कल फिर हत्या होनी है यहाँ, है ना, चलनी तो अनगा की है, क्योंकि अकबर तो अब सारी की सारी अपनी माँ की सुन रहा है, जिसका दूध पिया है इसने, है ना। चलो भाई कोई बात नहीं। दूसरा उसने सोचा यार सलाहकार मेरी सुनेगा कौन, तो उसने सोचा चलो ठीक है भैया जी, मक्का ही चले जाते हैं। मक्का कहाँ है, सऊदी अरब में। तो मक्का के लिए चल दिया। और फिर क्या हुआ था, 1560 में भेजा था इसको, मक्का भेज दिया गया 1560 में, यानी 4 वर्ष तक ये अकबर का संरक्षक रहा। 1560 में जब ये मक्का के लिए जा रहा था, 1560 के अंतिम वर्ष थे, तो 1561 में बैरम खां की हत्या कर दी गई। गुजरात के रास्ते जा रहा था, बैरम खां की हत्या कर दी गई। किसके द्वारा कर दी गई, मुबारक खां के द्वारा। काय को मारा भाई इसने, ऐसे ही मार दिया क्या, ऐसे क्या जेब में हीरे वीरे लेके जा रहा था। मुबारक खां के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। और इसने बदला लिया मच्छीवाड़ा के युद्ध का। मच्छीवाड़ा का जो युद्ध लड़ा गया, जब हुमायूं आ रहा था, मैंने बोला ना नसीब खां और तातार खां को मच्छीवाड़ा के युद्ध में हारा गया, तो इसके पिता की मौत हुई मच्छीवाड़ा के युद्ध में। किसकी, मुबारक खां की। और मारा किसने था इसके पिता को, बैरम खां ने। इसने बोली बेटा, इसको खबर मिल गई कि आ रहा है, मक्का जाएगा गुजरात होते हुए, आजा तुझे मैं भेजूंगा मक्का। तो गर्दन काट दी बैरम खां की, किसने, मुबारक खां ने। अब क्या हुआ, अकबर की दूसरी शादी हुई। ये जो बैरम खां है, इस बैरम खां की वाइफ है, नोट करना, बैरम खां की जो वाइफ थी इसका नाम है सलीमा बेगम। सलीमा बेगम बड़ी रोई है। सलीमा बेगम ने बोला हमारे तो मर गए हैं, अब क्या होगा। अकबर ने बोली डोंट वरी, डोंट वरी, आई एम हेयर, आई एम हेयर, मैं यहां हूं। तो इस सलीमा बेगम से अकबर की दूसरी शादी हुई। तो याद कर लेना, बैरम खां की वाइफ थी सलीमा बेगम, और सलीमा बेगम से विवाह अकबर ने किया था, विवाह अकबर ने किया, ठीक है। और इसी सलीमा बेगम का पुत्र, यानी बैरम खां और सलीमा बेगम का पुत्र है आपका अब्दुर रहीम। कौन है, और गोद लेगा, अपना पुत्र कहेगा उसको। और इनके पुत्र अब्दुर रहीम को गोद लिया, तो भाई संरक्षक था। अब्दुर रहीम को गोद लिया, गोद लिया, और खान ए खाना की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी है, खान ए खाना। यही अकबर के 9 रत्नों में से एक रहेगा अब्दुर रहीम खान खाना। और यही अब्दुर रहीम खान खाना है जो आप ग्रामीण परिवेश में पढ़ते होंगे, बीघा और बिस्वा जैसी चीजें। बीघा और बिस्वा किसने दिए हैं, वो अब्दुर रहीम खान खाना की देन है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग हाईलाइट करके रखना इसको। चलो भाई, क्या बोलोगे। तो अकबर की दूसरी शादी हो गई है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं, वेरी गुड, यहां तक कोई परेशानी। अकबर ने दूसरी शादी कर ली, और वर्ष कौन सा चल रहा है आपका, 1561 चल रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां याद कर लेना, 1560 से लेकर के और 62 तक का समय स्त्रैण शासन कहलाता है। क्योंकि किसकी चली, अकबर की नहीं चली, धाय मां की चली। तक का समय स्त्रैण शासन, स्त्रैण शासन मतलब स्त्रियों का शासन, स्त्रैण शासन, पेटीकोट सरकार इसी को हम कहते हैं, मतलब पेटीकोट वालों की चली, पेटीकोट सरकार, इसी को हम पर्दा शासन भी कहते हैं, पर्दा शासन कहलाता है। ये लोग तो खुद को चमकाना चाह रहे थे, और इस ग्रुप में अकेली धाय मानगा नहीं है, खुद अकबर की मां हमीदा बानो बेगम वो धाय मां के साथ में है, ठीक है। ये जो मैंने बताया ना अभी आपको, कौन,
अतका खां जैसे लोग वो दाई माँ के साथ में हैं। ये सभी लोग एक साथ हैं, सभी लोग एक साथ हैं। एक अकेला अकबर बच रहा था एक साइड में। तो ये लोग देखो बाद में जब स्तरण शासन पूरी तरह इनको कंट्रोल कर लिया और अकबर को भेज दिया इन्होंने हरम दल में। हरम दल क्या होता था कि जब किसी जगह पर ये आक्रमण करते थे तो वहां से लड़कियों को उठा करके रखते थे और लड़कियों को उठा करके लाते थे, एक स्थान पर बंद रखते थे, वहां लड़कियों के साथ बलात्कार जैसी चीजें की जाती थी। तो वो स्थल कहलाता था हरम दल। अकबर को इन्होंने बिजी कर दिया हरम दल में और 2 वर्ष तक अकबर यहीं बिजी रहा। ठीक है, तो क्या होता है, धीरे धीरे अकबर को पता चलता है कि ये अपने बेटे अधम खां को आगे बढ़ाना चाह रही है महामना अनगा, और अकबर ने खुद हत्या कर दी थी किसकी, महामना अनगा के बेटे किसकी, आदम खां की। आदम खां को खुद मारा था अकबर ने, और इसके बाद ये इन सब चीजों से मुक्त हुआ था। तो इस बात को याद रख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत भाई इतनी बात में? यहां तक की सारी चीजें समझ में आई? थम्स अप करके एक बार बताओगे। चलो सर जी, मरियम उज्जमानी क्या होता है? अरे भैया रुक जाओ, अभी अकबर की शादी करवाऊंगा बेटा एक और, थोड़े दिन बाद अकबर की एक शादी करवाऊंगा जोधाबाई हरकाबाई से, जो कि बाद में मरियम उज्जमानी कहलाएगी, है ना। मरियम उज्जमानी का, अच्छा ये पूछ रहे मरियम उज्जमानी का अर्थ क्या होता है? मरियम उज्जमानी कहते हैं कि उस जोधाबाई को संसार की मां कहा गया है। मरियम उज्जमानी का अर्थ है संसार की मां, उसे संसार की मां का टाइटल दिया गया था, है ना। चलो भाई, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा दिया जाएगा अपनी मां को। जहांगीर उसी का बेटा है, मरियम उज्जमानी का, जोधाबाई का, राणा भारमल की बेटी, है ना, और मानसिंह की जो बुआ थी। चलो भाई आगे बताऊंगा मैं क्या कारण थे। चलो, और आज ही बात करेंगे महाराणा प्रताप की, और जब बोलेंगे क्या, अकबर की सेना में दम था लेकिन महाराणा प्रताप की छाती में दम था। यह बात हमें आज ही पढ़नी है। ठीक है, ऐसे भी राजपूत हुए। एक बच्चा कल कह रहा था कि आप कहते हैं राजपूत तो अकबर के साथ मिल गए थे, राजपूतों ने तो सिर झुका दिया था। बच्चे 2-4 की वजह से हम वीरों को नहीं भूल सकते, है ना। राणा भारमल का जो सिर झुका हुआ है, उसकी वजह से जो बुलंद सिर महाराणा प्रताप का है, हम उसको नहीं भुला सकते। मतलब बात ही नहीं करनी चाहिए ऐसे लोगों की, भारमल जैसों की। महाराणा प्रताप की बातें करो ना, उस राजपूत शेर की बात करो। क्यों बात करते हो आप भारमल की? भूल जाओ ऐसे नामों को। चलो भाई आगे नेक्स्ट। 1560 से 62 तक का समय स्तरण शासक पेटीकोट सरकार या पर्दा शासन कहलाया। ठीक है, इसके बाद अकबर हरम दल से मुक्त हुआ। हरम दल मैंने समझाया, लिखना। हरम दल से 1562 में, ये रजनीश ये चलाओ, एलईडी नहीं चल रही, कमेंट सेक्शन चलाओ। 1562 में मुक्त हुआ, बाहर आया, पता चला इसको क्या चल रहा है, आंखें खुली। अब शुरू होता है अकबर का बेस्ट शासन, जहां अकबर ने अपने अच्छे डिसीजन लेने शुरू किए, और 1562 का उसका पहला डिसीजन, सबसे अच्छा डिसीजन। 1562 में सबसे पहले दास प्रथा को खत्म किया, जिसको दातीज ट्रिक बोलते हैं। दास प्रथा खत्म कर दी। ठीक है, सती प्रथा खत्म कर दी, सती प्रथा खत्म कर दी। बोला बाल विवाह नहीं होगा भैया, कोई भी नो चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह नहीं होगा रे लाला। करने लग गया बढ़िया काम। नहीं, 2 साल तक रह करके हरम में, सर जी इसके शासनकाल में जो विदेशी आए बेटा उड़ा दूंगा, उड़ा दूंगा। मैंने बोला जब टॉपिक खत्म हो जाए उसके बाद पूछा करो। इसके टाइम के विदेशी पहले लिखवा दूं क्या? है ए भाई खराब खोपड़ी, ए भाई गोबर खोपड़ी, समझ में नहीं आती बात तुम्हें। लिखवाएंगे, सब कुछ लिखवाएंगे। बहुत बढ़िया। चलो तुम्हारे कमेंट देख लेता हूं, कितने शानदार कमेंट कर रहे हैं आप, क्योंकि 40 मिनट क्लास को चलते हुए हो गए हैं। अकबर बीरबल नाटक में अकबर की पत्नी कौन थी? मैंने नाटक देखा ही नहीं है मेरी जिंदगी में, मेरे पास इतना समय नहीं रहा कि मैं नाटक देख पाऊं कोई। इतने लंबे समय तक चलते, मूवी देख लो अपने 2-3 घंटे की, ठीक है, नाटक कौन देखेगा रे बाबा। हमारे राजपुताना में भारमल को राजपूत नहीं मानते हम लोग, नहीं मानना भी नहीं चाहिए। क्यों मानते हो ऐसे लोग को? जो सिर झुकाए उसको क्यों मानते हैं? चलो, भारत की माँ कौन है? भारत की माँ भारत माता है बेटा। आपके यहाँ बारिश हो रही है क्या? अरे भैया यहाँ तो यार इतनी तकड़ी बारिश हुई है कि अभी
जो मैंने तो गाड़ी ऐसी ले रखी थी जिसमें नीचे ट्यूब है, मतलब अगर बारिश हो जाए तो तैरने लग जाती है। अभी मैं थोड़ी देर पहले गया, बाहर बहुत पानी था, तो फिर मैं थोड़ी देर तैर के आया उसमें। मतलब गाड़ी तैरी है, मैं नहीं तैरा। गाड़ी में बैठ के अपने 4-5 किलोमीटर घूम के इधर वेनिस, परी चौक, वरी चौक, जगत फार्म तक, और फिर वापस आया हूँ। काफी पानी आज है बारिश की वजह से। चलो आ जाओ अब क्लास पे वापस। 1562 में दास प्रथा खत्म हो गई। सती प्रथा, बाल विवाह के खिलाफ इसने एक्शन लिया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर को हटा दिया। इस तीर्थ यात्रा कर को वापस से लगाएगा फिर से, तीर्थ यात्रा कर। तो देखो, जब सिकंदर लोदी के टाइम मैंने क्या पढ़ाया था, हिंदू और मुस्लिमों के गंगा स्नान पर रोक लगा दी थी। अगर वो कोई गंगा स्नान करेंगे, कहीं पवित्र स्थल पर जाएंगे, तो उनको टैक्स देना पड़ता था। अकबर ने बोला नो नो नो, ये गलत बात है, सबकी अपनी आस्था है। और अकबर एक अकेला शासक ऐसा रहा जिसने जो बोला कि जो मुस्लिम धर्म में आना चाहते हैं उनका मोस्ट वेलकम है, और जो मुस्लिम धर्म को छोड़ना चाहते हैं उनका भी मोस्ट वेलकम है। ठीक है भैया जी, जाइए। अकबर ने कभी किसी को प्रेशराइज नहीं किया। इवन अकबर ने जो शादी की ना, अपनी जो हिंदुओं से उसने संबंध बनाए, हिंदुओं के साथ उसने जो संबंध जोड़े, विवाह संबंध, उसने अपनी पत्नियों के लिए हिंदू मंदिर स्थापित किए, किले में, महल में, उनको पूजा करने के अधिकार थे। तो उसने कभी किसी को प्रेशराइज नहीं किया कि वो जबरदस्ती किसी को हिंदू धर्म की तरफ या हिंदू धर्म से मुख मुड़वा करके मुस्लिम धर्म की तरफ मोड़े। नो, कभी नहीं। ठीक है। 1563 में इसने बोला तीर्थ यात्रा कर कोई भी नहीं देगा। 1564 में जो जजिया कर चल रहा था फिरोज शाह तुगलक के समय से, जजिया को हटा दिया। जो हिंदुओं पर चल रहा था ना जजिया कर को इसने खत्म ही कर दिया। जजिया कर को हटाया, ऐसे लिखना। कभी तीर्थ यात्रा कर ये समझ लो लगाया, लिख दूं तो मूर्ख हो। कर को हटाया, कोई इसी बात पर मुझे टैग कर लेगा, कहेगा जी तुमने तो वो लिखवा रखा है। जजिया कर को हटाया, जजिया कर को खत्म कर दिया। इसी को बोलते हैं दातीज। 62, 63, 64 दातीज, दास प्रथा, तीर्थ यात्रा कर हटाया और जजिया कर को खत्म कर दिया। 1575 आ जाओ। 1575 में क्या बोला? 1575 में इसने इबादत खाना बनवाया। क्या बोला? इबादत खाना। ये क्या भैया इबादत खाना? तो ये सोचता था कि जितने भी धर्म है ना, ये लोग, विद्वान लोगों को बुलाता था अपने पास। इसके पास जैन मुनि जाते थे, ये कहता था उनसे, अच्छा जैन धर्म में ऐसा है, अरे यार मुझे तो जैन धर्म में होना चाहिए। तो वो जैन मुनि जाकर के भाग करके बताता था, सम्राट महान अकबर जैन बनने वाले हैं थोड़े दिनों में। फिर कोई बौद्ध आ गया अकबर के पास, उसकी सारी कहानी सुन ली, अच्छा सारा ज्ञान सुन लिया, है बौद्ध धर्म। ऐसा कहता था उनसे कि भाई अरे यार मुझे तो बौद्ध धर्म में होना चाहिए था, मैं कहाँ मुसलमान बन गया। अत्री वो जाके भाग करके कह रहा, सम्राट अकबर बहुत बहुत जल्दी बौद्ध धर्म अपनाने वाले। सबका पागल बनाया इसने, यहूदियों को बुलाया, पारसी लोगों को बुलाया, हिंदुओं को बुलाया, है सब लोगों को बुला करके और कंफ्यूज करता रहा सबको, और सबसे बात लेता रहा। और लास्ट में क्या बोला? इबादत खाने की स्थापना कर दी। और इस दिन एक दिन फिक्स किया था इसने, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को चर्चा करता था यहां सब लोगों से बैठ करके। सब लोग इस चक्कर में कि अकबर हमारे धर्म को मान लेगा तो हमारा धर्म बहुत ऊंचा उठ जाएगा, है ना। चलो भी 1575 में ही मनसबदारी प्रणाली शुरू की। मनसबदारी अभी बताऊंगा भैया। इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोलेगा ये, है ना। और इबादत खाने में क्या है, सभी धर्मों के लिए एक धर्म ये सोचेगा कि भाई लास्ट में दीन इलाही ही बनाएगा धर्म की। सब लोगों का मिक्सचर कर लो, अपना ही धर्म चलाने के चक्कर में पड़ जाएगा ये। सबको छोड़ो, दीन ये एक्सेप्ट कर लो। मनसबदारी प्रथा शुरू की। मनसबदारी प्रथा शुरू की। व्हाट इज मनसबदारी? मनसबदारी प्रथा शुरू की। मनसबदारी प्रणाली बहुत पूछा जाता है, किस वर्ष शुरू की, किसने शुरू की। मनसबदारी को ऐसा समझो, अकबर को बहुत तकड़ा आक्रांता कहा गया है, बहुत तकड़ा आक्रमणकर्ता सैन्य में कहा गया है। दिल्ली इधर है आपके ये मौजूद मिर्जा लोग, ठीक है, इधर मिर्जा, इधर भी कुछ मिर्जाओं का शासन था। तो मतलब सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे अकबर के खिलाफ कि कैसे भी अकबर को हिलाओ। अकबर को कहते हैं, यहां जौनपुर था, जौनपुर में आपको बता चुका हूं। पहले तो इसने जौनपुर को पेला, दोनों तरफ से भाग करके यहां गया, इधर इनको सीमा पर इनको पेल देगा, इधर आकर के बंगाल इनको पेल देगा, फिर यहां से भाग करके इधर जाएगा, इनको पेल देगा। ऐसा क्यों? ये क्यों सफल? अकबर कहते हैं बड़ी तीव्रता से हमला करता था। एक बार तो जब ये गुजरात विजय के लिए जाएगा तो आगरा पर जो मिर्जा होंगे वो बोलेंगे कौन? अकबर। अकबर तो गुजरात में, क्योंकि उन्हें पता था अकबर 2 महीने में आएगा, इतने हम मजबूत हो जाएंगे।
कहते अकबर 2 महीने की जगह 11 दिन में पहुंच गया और 11 दिन में जाकर इनकी रेल बना दी। उसका कारण था मनसबदारी प्रथा। कैसे? मनसबदारी प्रथा में जो मनसब होता था, तो मनसब घोड़ों का मनसब बनाया जाता था। जैसे ये राणा भारमल को इन्होंने बनाया था 5000 का मनसब। किसका? 5000 का मनसब बनाएगा। अभी बस निकला मत इसको। मनसब का मतलब है 5000 घोड़ों की जिम्मेदारी उसके ऊपर हो गई। 5000 घोड़ों में इसका मतलब क्या है कि उसको एक की जगह 2 घोड़े रखने पड़ेंगे। एक पर तो सैनिक भागेगा घोड़े पर तुगड़ुक 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 तुगड़ुक, और उसके साथ में एक खाली घोड़ा भागता रहेगा तुगड़ुक तुगड़ुक तुगड़ुक। 20 किलोमीटर इस घोड़े पर भागे तो घोड़ा थक जाएगा जिस पे सैनिक है, फिर इस पे बैठ जाओ भैया जो खाली दौड़ रहा था, फिर वो तुगड़ुक 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 तुगड़ुक, फिर इधर वाला जो है ये थोड़ा सा रेस्ट पे आ जाएगा, क्योंकि घोड़ा भागने से नहीं थकता, घोड़ा वजन से थकता है। इस तरह समझे तो ये मनसबदारी प्रणाली इसने देता था सबको कि भाई आपको, आप 400 का मनसब है, आप 500 का मनसब, आप 1000 का मनसब हो। इस बात का मतलब है 1000 घोड़ों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है और एक घोड़े की जगह 2 घोड़ों का इंतजाम रखोगे, और हिंदुस्तानी घोड़े नहीं चाहिए, नो, अफगानी और ईरानी घोड़े चाहिए, अफगानी और ईरानी घोड़े चाहिए। चलो भाई, तो बड़ी तकड़े तरीके से इतनी जल्दी से आक्रमण क्यों करता था अकबर ने, इतना कंट्रोल मजबूत क्यों बनाया, उसका सबसे बड़ा कारण हम मानते हैं मनसबदारी प्रथा को बनाया। इसको बनाया? मनसबदारी प्रथा को। कब? 1575 में इसने इसको शुरू किया था। 1578 में इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खुला। सब धर्मों का वेलकम कर दिया और बोला सब लोग आ सकते हैं इसमें इबादत खाने में, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, ऐसा नहीं है कोई, सभी धर्मों के लिए इसको खोल दिया। तो यहां वो जो आप बोलते हैं ना कौन कौन लोग आए थे अकबर के दरबार में, क्रम से आती है बच्चे सब चीज। जैन लोग थे, एक था शांति चंद्र, बोलो जैन कौन था? एक तो था शांति चंद्र, एक था भानुचंद्र, ये चंद्र जैन है, भानुचंद्र। एक सूरी जितने भी हैं, विजय सेन सूरी, ये दरबार में गया था। विजय सेन सूरी किसके दरबार में गया था? अकबर के दरबार में गया था। हरि विजय सूरी किसके दरबार में गया था? अकबर के दरबार में गया था। तो वह जैन विद्वान कौन है जो अकबर के दरबार में गए थे? ईसाई कौन था? ईसाई कौन है जो अकबर के दरबार में गया था भैया? कौन है वो ईसाई? क्या बोलोगे? मोनासरेट है, अकबर के दरबार में गया था। हिंदू कौन था जो यहां गया था? आपका पुरुषोत्तम दास। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कौन है? पुरुषोत्तम दास जी हैं। पुरुषोत्तम सर जी, मैं भी आपके जैसी राइटिंग लिखने लगी। अरे मेरी राइटिंग इतनी बढ़िया थोड़ी है यार भाई साहब, कॉपी पेन पर मेरी राइटिंग देख लोगे तो कायल हो जाओगे। ये तो पेन जो खिसकता है थोड़ा, ऐसे कभी कभी तारीफ कर लेनी चाहिए अपनी, है ना? तुम करते ही नहीं हो। 1578 में तो ये सारी चीजें हुई। 1579 मजहर की घोषणा। व्हाट इज मजहर? बड़ी बात यह है, मजहर की घोषणा। कभी कभी होती है ना, एक धार्मिक बहस हो जाती है, नहीं जी ऐसा नहीं ऐसा नहीं। अकबर ने बोला ओए, धार्मिक मुद्दों पर कोई नहीं लड़ेगा, धार्मिक मुद्दे पर जो अकबर कह देगा वो सर्वश्रेष्ठ है। धार्मिक मुद्दों पर, ठीक है, धार्मिक मुद्दों पर ये क्या कर देगा? सिर्फ अकबर का जो कथन है वो सर्वश्रेष्ठ होगा। सर जी खुद ने तो इसने कम उम्र में विवाह कर लिया था और फिर बाल विवाह को बंद कर दिया। ये ऐसे ही है जैसे बड़े बूढ़े नहीं है हमारे, वो डीजे पे पहले तो नाचे, खूब नाचे, और बाद में क्या करा उन्होंने? अब कहते कि डीजे मत बजाओ ब्याह में, हैं? समझ रहे हो तुम? ये वो लोग हैं भाई। मैं अगर शादी कर रहा हूं और मैं कल को दहेज ना लूं तो मैं अग्रणी आगे खड़ा होकर के मैं ये कह सकता हूं भैया दहेज लेना पाप है, मैं खुली लड़ाई लड़ूं तो समझ में आता। अब मैं खुद तो दहेज ले लूं और बाद में 10-20 साल बाद अरे भैया दहेज बहुत बुरी चीज है, ये गलत बात है, ये गलत नीति है। चलो अकबर छोटा बच्चा था, खुद ने नहीं की, अकबर की कराएगी, लेकिन अकबर को बाद में जब आभास हुआ, ज्ञान हुआ कि ये चीज गलत है तो उसका डिसीजन ये अच्छा हुआ। ये तो एक मजाक की बात हुई। 1579 मजहर की घोषणा कर दी। 1582 दहसाला प्रथा शुरू की। दहसाला प्रथा क्या थी? दहसाला मतलब 10 साल थी ये, दहसाला से मतलब है 10 साल, और इसका काम दिया था टोडरमल को।
कि लोगों की 10 साल की स्थिति देखी जाए कि उनका फसल का उत्पादन कैसा है, और तब टैक्स हम लेंगे। तो 10 सालों का विवरण करो, क्या उत्पादन हुआ, किस तरह की फसल उनकी चल रही है ना। तो दहसाला प्रथा शुरू की गई टोडरमल के द्वारा। कौन इसको लीड करता था? टोडरमल ने यह सुझाव दिया था, लिख लेना, टोडरमल का सुझाव था। 10 साला प्रथा किसका सुझाव था? टोडरमल का था, और अकबर ने इसको 1582 में लागू कर दिया था। ये तो हुए अकबर के कुछ धार्मिक परिवर्तन, या हम देखें कि धर्मों के लिए उसने क्या किया। अब बात आएगी अकबर के सैनिक अभियानों की। तो सैनिक अभियानों में सबसे पहले मैं हमेशा पढ़ाता हूं कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध, बाकी चीज होंगी बाद में। सबसे पहले हल्दी घाटी का युद्ध याद करो भैया, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। शुरुआत करेगा ये, मैं आगे शुरू करूंगा। सबसे पहले भारमल इसकी अधीनता स्वीकार करेंगे, कैसे कैसे वो सब अभियान में इसके कल की क्लास में करवाऊंगा। आज नोट कर लो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। 1576 में एक तरफ कौन था? अकबर, ठीक है, और एक तरफ कौन है? महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। अकबर का जो नेतृत्व करेगा इस युद्ध में, जो सैन्य नेतृत्व किया था, सेना को जो लीड कर रहा था, सैन्य नेतृत्व अकबर की तरफ से करेगा मानसिंह। हु इज मानसिंह? ये अकबर के 9 रत्नों में से एक है, अकबर का सेनापति है, अकबर का सेनापति है, और अपने अपने पूरे परिवार को छोड़ करके ये अकबर के किले में रहने आ जाएंगे, ठीक है। इन्हीं की बुआ थी, मतलब बुआ मतलब इनके पिता की बहन थी, कौन? जोधा भाई। इन्हीं के दादा है भारमल, राणा भारमल, जो अकबर से बिगर लड़े उसकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे। देखो मैं अपने बारे में ये कह सकता हूं कि जिसने इतिहास में ठीक किया है मैं उसका प्रशंसा करूंगा, और जिसने इतिहास में ठीक नहीं किया उसकी प्रशंसा बिल्कुल नहीं होगी, किसी भी जाति का हो, कोई भी हो। जाति में हम विश्वास नहीं करते, हम व्यक्तित्व की बात करेंगे। गलत काम है, गर्दन झुकी, देश की अस्मिता की बात आई तो ऐसी गर्दन कट जानी चाहिए। सैन्य नेतृत्व मानसिंह कर रहा था, और इधर कर रहा है सैन्य नेतृत्व आपका कौन? इधर सैन्य नेतृत्व कर रहा है आपका कौन कर रहा है भैया? हकीम खां। महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व किसने किया? हकीम खां। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पूछा हुआ क्वेश्चन है। हल्दी घाटी का युद्ध, और हल्दी घाटी की ये जमीन भैया ऐसी जमीन है जहां से कहते हैं कि आज भी खुदाई करो तो तलवार निकल आएगी। अब्राहम लिंकन ने लिखा है, अमेरिका के राष्ट्रपति, तो उनकी मां ने कहा था बेटा हिंदुस्तान जाओ, हिंदुस्तान जाओ तो हल्दी घाटी की मिट्टी लेकर के आना। मैं महाराणा प्रताप के बारे में सुनी हूं, महाराणा प्रताप के बारे में मैंने जाना है, एक बार महाराणा प्रताप जहां लड़े उस मिट्टी को मैं अपने माथे पर लगाना चाहती हूं। अब्राहम लिंकन के शब्द हैं, ठीक है। तो महाराणा प्रताप मतलब इतना बड़ा नाम क्यों कि हमारी छाती गदगद हो जाती है महाराणा प्रताप के नाम पर, क्योंकि ये उस छोटी सी टुकड़ी पर, देखो अकबर हमेशा से चाहता था कि गुजरात पर उसका कंट्रोल हो, ठीक है। वो सबको जीत लेगा, 1572 में गुजरात को जीत लेगा, राजस्थान को जीत लेगा, लेकिन ये जो मेवाड़ है ना, चित्तौड़गढ़, मेवाड़, इस मेवाड़ को नहीं जीत पाएगा। क्यों? कहते हैं ना तो जीत पाया ना हार पाया। महाराणा प्रताप के बाद में उसने बेशक इसको शामिल कर लिया, तो इसके बारे में कहते हैं कि ना तो राणा हारे ना अकबर जीता। क्यों? ऐसा क्यों? पढ़ेंगे उस चीज के बारे में। चलो भाई, तो देखो अकबर के पास सेना ज्यादा थी, 90,000 से 1 लाख के बीच में सैनिक थे इस हल्दी घाटी के युद्ध में। महाराणा प्रताप के पास मात्र 15,000 सैनिक थे। इसीलिए कहते हैं कि अकबर के पास, अकबर की सेना में दम था और महाराणा प्रताप के सीने में दम था। महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश से संबंध रखते थे, सिसोदिया वंश से इनका संबंध है भैया, ठीक है। और इनके जो पिता और माता हैं जरूर पता होने चाहिए आपको। पिता का नाम और माता का नाम क्या है? पिता थे इनके उदय सिंह। कौन है पिता? उदय सिंह। महाराणा प्रताप जी के पिता कौन है? उदय सिंह। क्या बोलोगे? उदय सिंह है। और इन्हीं की माता का नाम था आपका, माता का क्या नाम था? जयंती बाई। जयंती बाई। पिता उदय सिंह, माता जयंती बाई। महाराणा प्रताप के बारे में जो इनके रखे हुए हैं भैया, ये नोट मत करना, कभी लिखने लग जाओ। 7.5 फीट हाइट,
7.5 फीट हाइट, और कवच जो था, कवच था 70 किलो का। जूता, एक पैर का जूता 10 किलो का, एक पैर का जूता 10 किलो का। तलवार 10 किलो की, तलवार 10 किलो की, ठीक है। और भाला 80 किलो का। बता दो भैया कितना वजन हो गया टोटल। घोड़ा चेतक, घोड़ा चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक। काला सफेद घोड़ा नहीं था, नीला अफगानी घोड़ा था। हल्का सा नीला नीला रंग इस पे था, अफगानी घोड़ा था। अफगानी घोड़ा। चेतक के बारे में तो सबने सुना होगा। पहले जब हाथी युद्ध में लड़ते थे ना, हाथी, तो हाथियों की सूंड में रहती थी तलवार। सैनिक आया, कट गया, तो ऐसे हाथी पर वार करता था उछल के मस्तक के ऊपर से चेतक। और पैर कट गया एक हाथी के ऊपर हमला करते में, क्योंकि हाथी की सूंड में तलवार लगी हुई थी, तो पैर कट गया था। यही था जो महाराणा प्रताप को उस युद्ध स्थल से हल्दी घाटी से ले गया था। 28 फीट के नाले को एक टंगी टांग से जो एक कटी हुई टांग से जो कूद गया, वो था चेतक। राणा ने सोचा था इस पार, अतिशयोक्ति अलंकार की वो लाइन, और चेतक था उस पार। राणा ने सोचा इस पार, चेतक था उस पार। ठीक है। एक देखो ये कहां कहां से हिंदुस्तान में पैदा हो गए हैं। महाराणा प्रताप का इतिहास चल रहा है, तो इसके पूछ रहा है कि बीरबल कब आएगा। बोलो, आप लोग, दुर्भाग्य है देश का, ये दुर्भाग्य है ये देश का। तुम जैसे लोग हो, जो बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी लगते हैं, फिर भैया ट्रक वाले से वह 100 रुपये दे जा, ले 100 रुपये, 100 रुपये लिए और घर बनाया बढ़िया है। यही है। हमारे पिताजी ने एक स्वाभिमान के लिए नौकरी छोड़ दी थी, और वो किसान है आज। हमारे घर में पिछले 100 साल से एक ईंट हमने कहीं नहीं लगाई, एक ईंट कहीं नहीं लगाई। और हमारा घर उस जमाने का जब कहीं भ्रष्टाचार नहीं था। हमारे परदादा अध्यापक थे, और वो घर जो 5 मंजिल की सीढ़ियों पर था, वो आज पानी के गड्ढे में है कि अगर बारिश तेज आ जाए तो उसमें पानी आ जाए, लेकिन हमने ईंट नहीं लगाई। तो बच्चा ऐसे मत हो प्लीज। बात क्या चल रही है? हिंदुस्तान के स्वाभिमान की बात चल रही है। वो कह रहा बीरबल कब आएगा। बदलाव करो थोड़ा सा अपने अंदर, मान जाओ, समय है, समय है। युवा कौम हो तुम यार, अगर तुम लोग नहीं बदले तो कुछ भी नहीं बदलेगा। कम से कम कुछ भी ना कर सको तो अपने भीतर तो उत्साह ले आओ। कम से कम तलवार ना चला सको तो एक डंडी चला लेना है। बस कायरो, बीरबल कब आएगा? पागल आदमी बीरबल की पूछ रहा है यार। आ जाएगा बीरबल। जब मैं 9 रत्न पढ़ाऊंगा आपको अकबर के, तब बीरबल को पढ़ाऊंगा। तो भैया घोड़े का चेतक नाम था, हाथी का नाम था रामप्रसाद, हाथी का नाम था रामप्रसाद। ठीक है। और यही हाथी है जिसको अकबर ने बंद कर लिया था। 28 दिन तक खाना नहीं दिया, 28 दिन तक इसने कुछ खाया नहीं, मतलब खाना दिया, खाना दिया। उसने बोला इसको जो पसंद है वो खिलाओ रामप्रसाद को, क्योंकि इसने हल्दी घाटी के युद्ध में कई हाथियों को लुढ़का दिया था टक्कर मार के। 28 दिन तक इसने कुछ नहीं खाया, 28 दिन बगैर खाए मर गया। क्योंकि ये देखो, इसको बोलते स्वामी भक्ति, इसको बोलते भक्ति, प्यार। उसे पता था कि मैं बंदी बना लिया गया हूं, कहीं और हूं, महाराणा प्रताप नहीं दिख रहे हैं, खाना नहीं खाऊंगा। 28 दिन भाई साहब हाथी भूखा रह के मर गया। तो मैंने कहा ना, सरकार पेपर करवाएगी समय पर। जब हाथी भूखा मर सकता है तो हम भी मर सकते हैं। तो क्या बोला? हाथी रामप्रसाद भूखा मर गया। तो अकबर ने एक स्टेटमेंट दिया था। अकबर ने कहा था जिस व्यक्ति के हाथी को मैं ना झुका पाया, वो महाराणा प्रताप को मैं क्या झुका पाता। और महाराणा प्रताप की मौत हुई बाद में एक शेर से लड़ते हुए, शिकार करते हुए। तो कहते अकबर बहुत रोया था, बहुत रोया था। जंगल में घास की रोटियां महाराणा प्रताप ने खाई। किसको इकट्ठा किया? भीलों को इकट्ठा किया था। जंगल के जो भील थे, भीलों का कथन था कि आपके लिए हम जब कहोगे जान दे देंगे। अकबर डरता था महाराणा प्रताप से। कहता था मेरे सामने जैसे शोएब अख्तर डरता था ना, कहते ना शोएब अख्तर और शेन वॉर्न के सपने में सचिन तेंदुलकर आते थे, ऐसे ही अकबर के सपनों में आते थे महाराणा प्रताप। उठ जाता था रात को, भैया। उसे पता ही, छोटा सा अकबर हाइट का और महाराणा प्रताप इतने ऊंचे। महाराणा प्रताप का यह कथन था जिसमें एक तलवार मार दी, वो जो है जो शरीर है वो आधा हो गया। ठीक है। तो 1576 का ये हल्दी घाटी का युद्ध है। इस बात को याद रख लेना और आगे बढ़ेंगे भैया कल। स्टेटस यही है, घर नहीं टूटना चाहिए,
घर नहीं टूटना चाहिए, घर बना रहना चाहिए। तो इनसे मानसिंह लड़े। ये अकबर की नीति थी कि राजपूतों को आपस में लड़ाया और इस कमजोरी का फायदा उठाया। तो कमजोर ना हो दोस्त, जातिवाद में बिल्कुल ना बटे कोई भी, इकट्ठे होइए और देश के बारे में सोचिए। भूल जाओ क्या जाति है, मानवता की बात करो, जाति की बात करो। ठीक है, कल यहीं से अकबर के विजय अभियान में आपको पढ़ाऊंगा और कल की क्लास में ही नवरत्नों के बारे में अकबर के हम पढ़ेंगे। सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर क्या है, मुगल वंश में छोटी छोटी बातें बचेंगी। जहांगीर बहुत छोटा सा टॉपिक, औरंगजेब छोटा सा टॉपिक, और एक दिन में बाकी मुगल बादशाह खत्म। आधुनिक इतिहास शुरू, मजे शुरू। ठीक है, फिर बाद में क्वेश्चन सीरीज लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। जय हिंद, जय भारत। ख्याल रखें, पढ़ते रहें।